अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट पैथोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए अब हम पढ़ने जा रहे हैं गाउट। बेसिकली गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ते हैं दैट आर फॉर्मिंग मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स एंड दीज क्रिस्टल्स आर डिपॉजिटिंग इन द जॉइंट। अब इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉजेज हो सकती हैं। प्राइमरी क्या होती है, 90% होती है और इसमें होता है कि पेशेंट की यूरिक एसिड लेवल बढ़ा और गाउट डेवलप हो गया, कोई पीछे से अंडरलाइंग डिजीज़ नहीं थी। सेकेंडरी जो कि 10% है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला है, उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है और वो डेवलप कर रहा है गाउट। कि हमें इसमें कॉज पता होगी सेकेंडरी में, बट प्राइमरी में कॉज नहीं पता होगी, बस ये है कि गाउट डेवलप हो गया, अननोन कॉज होगी। पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो हाइपर यूरेसीमिया, ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा होगा, कितना 6.8 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा जा रहा होगा। अब होता क्या है, सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ समझते हैं कि यूरिक एसिड बन कैसे रहा है। होता ये है कि प्यूरिन की सिंथेसिस जो होती है वो होती है दो वेज में, एक होता है डिनोवो पाथवे और एक होता है सेल्वेज पाथवे। जो डिनोवो पाथवे होता है दैट मीन्स कि प्यूरिन सिंथेसाइज हो रहा है किसी नॉन प्यूरिन फॉर्म से, कोई नॉन प्यूरिन प्रिकर्सर था उससे प्यूरिन फॉर्म हुआ। बट सेल्वेज पाथवे क्या होता है इसमें कि हमने कोई चीज़ खाई, उसमें प्यूरिन को बनाने वाले कंपोनेंट्स थे इसलिए डेवलप हुआ, या फिर पिछली जो प्यूरिन्स थी उनकी डिग्रेडेशन हुई और उन्हीं के कंपोनेंट से दोबारा से न्यू प्यूरिन डेवलप हो गई। तो दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें नॉन प्यूरिन प्रिकर्सर होता है और इसमें कैटाबॉलिज्म से ही रीडेवलपमेंट के डाइट से हो रही होती है। अब दोनों ही वेज में एट लास्ट जो है प्यूरिन डिग्रेड हो गया। प्यूरिन का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड क्या होता है, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी से थोड़ा सा रीअब्जॉर्ब होता है और फिर सिक्रीट आउट हो जाता है बाय द डिस्टल नेफ्रॉन, और इस तरीके से ये यूरिन में सिक्रीशन होती है यूरिक एसिड की। एक नॉर्मल मैकेनिज्म इस तरीके से चल रहा होता है बॉडी में यूरिक एसिड का। अब वो तो हमने पढ़ा नॉर्मल मैकेनिज्म कि यूरिक एसिड बन कैसे रहा है। अब ये है कि पैथोजेनेसिस क्या हुई कि जिसकी वजह से यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ एक्सक्रीशन बॉडी के ब्लड में ही इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। तो उसमें भी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर दिया। प्राइमरी गाउट की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले है कि यूरिक एसिड की जो है एक्सक्रीशन रिड्यूस्ड हो जाए, यानी वो यूरिन में जा ही नहीं रहा बल्कि बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। अब उसकी कॉज अननोन है, जैसे कि प्राइमरी में मोस्टली अननोन होती है। सेकेंड बात की जाए कि यूरिक एसिड बन ही ज़्यादा रहा है। अब क्यों बन रहा है, कि कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। क्या होता है कि एक एंजाइम है हमारे पास, हाइपोजेंथीन गवानाइन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम के नाम आपको याद होना चाहिए, हाइपोजेंथीन गवानाइन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करता है, जो हमारे पास प्यूरिन डिग्रेड हुआ था ना, उस डिग्रेडेड प्रोटीन को दोबारा से प्यूरिन बनाने में काम करता है। ठीक है, सेल्वेज पाथवे को चलाता है, जो पीछे मैं आपको समझा कर आई हूँ। अब ये एंजाइम नहीं होगा, सेल्वेज पाथवे नहीं बनेगा, मतलब वो जो टूटे हुए प्यूरिन्स हैं उनको जोड़ के दोबारा से नई प्यूरिन नहीं बनाएगा, बल्कि क्या होगा, वो टूटे हुए प्यूरिन आगे कन्वर्ट हो जाएंगे यूरिक एसिड में। तो मतलब यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। ठीक है, सेकेंडरी गाउट की बात की जाए, इसमें था ये पार्शियल डेफिशिएंसी प्राइमरी गाउट में, सेकेंडरी में कंप्लीट एब्सेंस हो चुका है। HGPRT जो एंजाइम है वो टोटली एब्सेंट है। और अगर मैं इस डिज़ीज़ के बारे में आपको बताऊँ ना, तो ये डिज़ीज़ होती है लैच-नीहान सिंड्रोम। लीच-नीहान सिंड्रोम में क्या होता है कि HGPRT जो हमारे पास हाइपोजेंथाइन गवानाइन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, वो कम्प्लीटली एब्सेंट है। साथ ही साथ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो ये हमारे पास लीच-नीहान सिंड्रोम है, हमें एक अंडरलाइंग डिजीज़ पता चल गई। हो गया सेकेंडरी गाउट। उसके बाद आ जाए कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। उसमें क्या है कि हमारे पास जो ल्यूकीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनमें कीमोथेरेपी की जा रही होती है। उस कीमोथेरेपी की वजह से सेल लाइसिस हो रही है, प्यूरिन की डिग्रेडेशन हो रही है। प्यूरिन की डिग्रेडेशन से क्या बढ़ रहा है, यूरिक एसिड। तो ये हमारे पास कहलाता है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। और सेकेंड, अब यहाँ तक हमने लीच-नीहान सिंड्रोम पढ़ा गाउट में, फिर हमने ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम पढ़ा, और थर्ड पे हमारे पास लास्ट है कि डिक्रीज एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन ही कम है इन क्रॉनिक रीनल डिजीज़। तो अब यहाँ पे मेरी वो पहले वाली बात क्लियर हो गई होगी आपको कि सेकेंडरी में डिजीज़ पता है हमें कि कोई अंडरलाइंग डिजीज़ चल रही है, मगर प्राइमरी में कोई डिजीज़ नहीं है।
अभी तक हमने प्राइमरी और सेकेंडरी की बेसिस पे कॉजेज़ की बात की। अब पूरा वो जो पैथोजेनेसिस पाथवे के टिश्यू डिस्ट्रक्शन और जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो कैसे रही है उसकी बात करते हैं कि हाइपरयूरेसीमिया हुआ, ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा, उसकी वजह से क्या हुआ कि यूरेट क्रिस्टल्स बनना शुरू हुए, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स बने, वो जॉइंट में डिपॉजिट हो गए। अब इन क्रिस्टल्स को देखकर हमारे पास मैक्रोफेजेस आए इनको फेगोसाइटोस्ट करने। मैक्रोफेजेस को किसने बताया कि यहाँ पे क्रिस्टल्स डिपॉजिट हुए हैं? बेसिकली होता क्या है कि इंट्रासेल्युलर सेंसर्स होते हैं जो कि क्रिस्टल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिनका नाम होता है इन्फ्लेमासोम्स। ये इन्फ्लेमासोम्स एक्टिवेट होते हैं, ये कैस्पेस 1 को एक्टिवेट करते हैं जो कि इंटरल्यूकिन 1 बीटा को रिलीज करेगा। ये इंटरल्यूकिन 1 बीटा का काम क्या है? याद रखिएगा, ये करता है एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड द मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स आए, इन्होंने इसको फेगोसाइटोस्ट किया, फिर इन्होंने रिलीज किए साइटोकाइंस, प्रोटीएज, फ्री रेडिकल्स, और ये प्रोटीएज, ये रेडिकल्स, ये सब जाके टिश्यू इंजरी कॉज करेंगे। एक तरफ ये पाथवे चल रहा है जो कि कौन कर रहा है, एक तरीके से इंटरल्यूकिन 1 बीटा की वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्टिवेट हुए। दूसरी तरफ हमारे पास इन यूरेट क्रिस्टल्स की वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस कर कर आते हैं, वो हमें पता है ना केमिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो कीमोटैक्सिस मैकेनिज्म हुआ, वो उन्होंने आके इन क्रिस्टल्स को खाया। इन क्रिस्टल्स ने क्या किया कि इन क्रिस्टल्स ने न्यूट्रोफिल्स की ही लाइसिस कर दी, न्यूट्रोफिल्स टूट गए, उनमें जो लाइजोसोमल एंजाइम्स थे वो सीक्रेट आउट हुए, और उन लाइजोसोमल एंजाइम्स ने टिश्यू इंजरी की। तो ये हमारे पास बेसिक पैथोजेनेसिस चल रही होती है इन द गाउट। अब अगर बात की जाए एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो उसमें हमारे पास आ जाता है एज कि 30 ईयर्स से ज़्यादा में मोस्ट कॉमनली हो रहा होता है। ड्यूरेशन ऑफ हाइपरयूरेसीमिया के 20-30 साल हो गए हों हाइपरयूरेसीमिया, यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज़ हुए हुए। जेनेटिकली कोई ऑल्टरेशन हो, जैसे कि हमारे पास एक्स लिंक्ड एबनॉर्मेलिटी ऑफ HGPRT, वो जीन जो कि हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी गाउट दोनों करवा सकता है। दूसरा हमारे पास और जो यूरेट ट्रांसपोर्ट या उसकी जो होम्योस्टैसिस मेंटेन करने वाले जीन्स होते हैं, जो कि है यूरेट 1 और ग्लूट9, इनमें से दोनों में से किसी की भी म्यूटेशन होगी तो उसमें हमारे पास ये डेवलप करवा सकता है गाउट। अल्कोहल कंजम्पशन, अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी अल्कोहल कंजम्पशन करता है, बहुत ज़्यादा ही पीता है, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूरिक एसिड बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास गाउट डेवलप हो सकते हैं। ओबेसिटी, कोई ड्रग जैसे थायाजाइड, ये यूरिक एसिड के एक्सक्रीशंस को कम कर देती है, एक्सक्रीशन कम हुई मतलब बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा और वो गाउट डेवलप करेगा। लेड टॉक्सिसिटी, जिसको हम सैचुराइन गाउट भी बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स: एक्यूट आर्थराइटिस, क्रॉनिक टफेशियस आर्थराइटिस, टफाई इन वेरियस साइट्स एंड गाउटी नेफ्रोपैथी। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट आर्थराइटिस। एक्यूट का मतलब है कि फर्स्ट ऑनसेट, सडन ऑनसेट ऑफ आर्थराइटिस हुआ है ड्यू टू द यूरिक एसिड डेपोजिशन। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वहाँ पे हमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स की जो है वो एग्रीगेशन मिलेगी। उसके बाद यूरेट क्रिस्टल्स मिलेंगे, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आए तो उन्होंने क्या किया, फेगोसाइटोस्ट किया यूरेट क्रिस्टल्स को, और क्लस्टर्स की फॉर्म में भी हमें यूरेट क्रिस्टल्स मिल रहे होते हैं, और ये क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, लॉन्ग से सिलेंडर से होते हैं। अब एट लास्ट ये है कि जो हमारे पास साइनोवियम है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, वह एडिमेटस हुई हुई होगी, कंजेस्टेड हुई हुई होगी, और यहाँ पे जो हमारे इम्यून सेल्स होंगे वो मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रॉनिक टफेशियस आर्थराइटिस, क्रॉनिक का क्या मतलब है कि बार बार अटैक्स हो रहे हैं ऑफ आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस बार बार हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल्स की डेपोजिशन बार बार हो रही होती है। अब इसमें क्या होगा कि क्रिस्टल्स आर्टिकुलर सरफेस में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर एक वाइटिश सी अपीयरेंस देते हैं ऑफ द साइनोवियम। इसमें साइनोवियम हाइपरप्लास्टिक हो जाएगी, फिब्रोटिक हो जाएगी, थिकेंड हो जाएगी। देखो फ़र्क है दोनों में, उसमें एडिमेटस हो रही थी, यहाँ पे हाइपरप्लास्टिक और फाइब्रोटिक हो रही है, सख्त सी हो रही है, थिक सी हो रही है, पैनस की तरह फॉर्म हो रही है। पैनस क्या था, एडिमेटस, थिकेंड और ग्रेन्युलोमेटस टिश्यू की तरह बन जाएगी, क्योंकि ये बार बार अटैक्स हो रहे हैं इसके ऊपर। फिर इसके बाद आ जाते हैं थर्ड टोफाई पे। टोफाई जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, क्रिस्टल्स की एग्रीगेशन हो जाना, कि जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हैं वो एग्रीगेट हो जाएं तो ये बन जाता है टोफाई, और ये हमें मिलता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, लिगामेंट्स और टेंडन्स में।
लास्ट है गाउटी नेफ्रोपैथी। ये हमारे पास रेफर करती है कि यूरिक एसिड इस रिलेट कर रहा होता है टू द रीनल सिस्टम, वहीं से इसकी एक्सक्रीशन हो रही होती है। अब क्या हुआ कि यूरिक एसिड जो है हमारे पास क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, और ये क्रिस्टल्स वहाँ पे जब एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो कॉज करेंगे नेफ्रोलिथियासिस, क्रिस्टल्स बनाएंगे। उसके बाद पाइलोनेफ्राइटिस के चांस बढ़ाएंगे, कोई इन्फेक्शन कॉज करवा सकते हैं। तो इस तरीके से फोर्थ कॉम्प्लिकेशन में आ जाती है इसकी गाउटी नेफ्रोपैथी। अब ये बुक की पिक्चर है जिसमें नंबर 1 में हमारे पास दिखाया हुआ है एक एम्प्यूटेड ग्रेट टो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है ग्रेट टो को, तो वो दिखाया हुआ है जिसमें ये वाइट क्रिस्टल्स मिल रहे हैं हमें। किसके हैं? ये टोफाई प्रेजेंट है। फिर इसके बाद आ जाएं, इसकी बात करते हैं, ये गाउटी टॉफस है जिसमें हमारे पास ये यूरेट क्रिस्टल्स की एक्यूमुलेशन है दैट इज सराउंडेड बाय द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। एंड लास्ट में हमें यूरेट क्रिस्टल्स दिखाए गए जो कि कैसे हैं? निडल शेप्ड। तो ये 3 पिक्चर्स हैं जिसमें ग्रेट टो दिखाया है, जिसमें ये वाइटिश अपीयरेंस दिखाई गई है, फिर हमें ये टोफस दिखाया एक बहुत बड़ा सा यूरेट एक्यूमुलेशन, और साथ में उसको सराउंड किया हुआ है विद द जाइंट सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, और लास्ट में यूरेट क्रिस्टल्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल कोर्स की। तो गाउट एसोसिएट करता है मेल सेक्स से ज़्यादा, ओबेसिटी, कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मैंने वैसे ही कहा ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, प्यूरिन वगैरह से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो जाए उसमें, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, रीनल फेलियर एंड एज दैट इज़ मोर देन 30। उसके बाद इसको अगेन हमने क्लिनिकल कोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसीमिया, कि क्या होगा कि पेशेंट में यूरिक एसिड का लेवल हाई है बट ऑफ कोर्स पेशेंट को पता नहीं चलेगा क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होगा, और ये हमारे पास होता है मेंस में अराउंड प्यूबर्टी और वुमेन्स में आफ्टर मेन्यूपोज। उसके बाद होता है एक्यूट आर्थराइटिस, के जॉइंट पेन डेवलप होगा पेशेंट को, और फिर पेशेंट को पता चलेगा कि जब उसको बेसिकली चेक किया जाएगा, उसके टेस्ट करवाए जाएंगे, तब पता चलेगा कि ये उसको जॉइंट पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको हाइपरयूरेसीमिया है। ये मोस्टली मोनोआर्टिकुलर होता है, सिर्फ एक जॉइंट को इन्वॉल्व कर रहा होता है, एंड दैट इज फर्स्ट मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। यही जॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गाउट से रिलेटेड कोई भी जॉइंट पूछे तो फर्स्ट मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट सबसे पहला होगा। अच्छा, अब ये एक्यूट आर्थराइटिस था जिसमें जॉइंट पेन वगैरह हुआ, और उसके बाद हमारे पास पेशेंट चला जाएगा इनटू द थर्ड फेज दैट इज एसिम्प्टोमेटिक और इंट्राक्रिटिकल पीरियड। इसमें क्या होगा कि एक्यूट आर्थराइटिस को जब ट्रीट किया गया तो पेशेंट ट्रीट हो गया, उसको कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं रहा, कोई कहीं पेन नहीं रहा, बिल्कुल वो नॉर्मलाइज्ड हो गया। अब जब उसने वो जो थेरेपी भी था उसको छोड़ दिया और ख़त्म हो गई उसकी वो थेरेपी, तो उसके बाद एक टाइम पीरियड गुजरेगा जिसमें वो उसका कोई भी जॉइंट अफेक्टेड नहीं होगा, यूरिक एसिड नॉर्मलाइज जो होगा, अगेन वो पेशेंट चला जाएगा इनटू द साइलेंट फेज, एसिम्प्टोमेटिक फेज, और फिर क्रॉनिक टोफेशियस गाउट डेवलप होगा ऑलमोस्ट आफ्टर 12 इयर्स ऑफ इनिशियल एक्यूट आर्थराइटिस। इसमें क्या मिलेगा हमें रेडियोग्राफ में? जुक्स्टा आर्टिकुलर बोन एंड लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, जो जॉइंट के स्पेस होता है दो बोन्स के दरमियान वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? उनके बीच में क्या डिपॉजिट हो रहा होगा? यूरेट क्रिस्टल्स। सो दिस इज़ 4 फेजेस। उसके बाद आ जाइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अल्कोहल यूज़र है तो वो अल्कोहल कंजम्पशन रिड्यूस करवाएंगे, ओबेसिटी है तो वेट कम करवाएंगे। नेक्स्ट एनसेड्स। एनसेड्स क्यों? क्योंकि इसमें सिवियर पेन होगा, उसको रिड्यूस करने के लिए एनसेड्स। और उसके बाद ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये देंगे? ताकि हमारे पास यूरिक एसिड की सिंथेसिस ही ना हो पाए। यूरिक एसिड बॉडी में बनेगा नहीं तो फिर एक्यूमुलेट कैसे होगा? तो ये इसकी ट्रीटमेंट थी। तो यहाँ तक हमने गाउट अप कंप्लीट कर लिया।